नाजरीन, आप देख रहे हैं तरीके चौराहे। चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज से तकरीबन 7-8 साल कबल की बात करें तो पाकिस्तान में एक आम आदमी पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात के साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिम्मेदार सिर्फ सियासतदानों को ठहराता था। इस माइंडसेट को तकरीबन 70 साल से बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया गया था, मगर इमरान खान की बातों और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कामों की वजह से एक आम आदमी भी ये कहने पर मजबूर हो गया है कि सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के हालात की खराबी के जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट भी है। फिर हम सिर्फ पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में होने वाली सियासी कार्रवाइयों पर एक नज़र डालें तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो ये बात आम थी कि पाकिस्तान में जो भी होता है इसके पीछे रियासती इदारों का हाथ होता है, मगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुब्बुल वतनी के साथ साथ रियासती इदारों की मोहब्बत इस कदर कूट कूट के भरी हुई थी कि वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। मगर अब जब पंजाब में खुद पंजाब वालों के सामने लोगों को उठाया गया, उन पर तशद्दुद हुआ और लोगों को जान से मार दिया गया और इस सारे अमल में रियासती इदारे अहम किरदार अदा करते रहे, इसी वजह से पंजाब के लोगों का भी ये माइंड सेट बन चुका है कि पाकिस्तान के हालात में इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों के साथ साथ बराबर की शरीक है। इस सारे सियासी अमल के साथ साथ ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के हालात की खराबी के जिम्मेदार सिर्फ यही 2 इदारे हैं? इस सवाल का सादा सा जवाब तो नो है, क्योंकि इस तबाही में एक बड़ा तीसरा ग्रुप भी है जिसकी तरफ ध्यान हमेशा कम जाता है। ये ग्रुप है हमारी अदलिया का। तकरीबन 75 साल गुजरने के बाद ये अब हालात पैदा हुए हैं कि अदलिया की तरफ भी उंगलियां उठने लगी हैं और एक आम आदमी को भी ये लगने लगा है कि पाकिस्तान में होने वाली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के पीछे अदलिया का भी कहीं ना कहीं कोई किरदार है। नाजरीन, हम मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर बात करने से कबल आपको पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री यानी अदालती तारीख की एक झलक दिखाते हैं। जब अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज किया तो उस वक्त होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की अदालतें इस गैर आइनी इकदाम की मुखालफत करती और इनके खिलाफ फैसला देती, मगर हुआ बिल्कुल इसके उलट। उस वक्त के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने मार्शल लॉ को ना सिर्फ जायज़ करार दिया बल्कि अपने फैसले में इसे एक इनकलाब लिखा, यानी उनकी नज़र में ये मार्शल लॉ था ही नहीं बल्कि एक इनकलाब था। बलूचिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस मीर खुदाबख्श मरी ने अपनी किताब अ जज में स्पीक में इस फैसले पर तनकीद की है। मीर खुदाबख्श मरी के मुताबिक अगर उस वक्त की अदालतें अयूब खान की हमायत करने की बजाय उनके खिलाफ फैसला देती तो इसकी वजह से अदलिया के वकार और इज्जत में इजाफा होता, मगर उस वक्त की अदलिया ने आवाम की बजाय इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में अपना वकार बढ़ाने को तरजीह दी। इस फैसले के ठीक 19 साल बाद 5 जुलाई 1977 को मेरे अजीज हम वतनों की गर्दान करते हुए जनरल ज़ियाउल हक एक बार फिर मुल्की इक़्तिदार पर कब्जा कर लेते हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लॉ नाफिज किया तो उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याकूब अली खान थे। याकूब अली खान के बारे में एक आम राय ये थी कि वो बहुत सीधे साधे इंसान है, इसलिए मार्शल लॉ इंतज़ामिया उनसे डर गई। इसी वजह से फौरी तौर पर आइन में तरमीम करके उनको ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह जस्टिस अनवारुल हक को नया चीफ जस्टिस तैनात किया गया। जस्टिस अनवारुल हक जनरल ज़ियाउल हक की उम्मीदों पर पूरे उतरे और उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि 1977 के इलेक्शन के बाद मुल्की हालात इस कदर ख़राब हो चुके थे कि मार्शल लॉ का नफाज नागुज़ीर हो चुका था। चुनाचे इन हालात में फ़ौज को मुदाखलत करना पड़ी और उन्होंने मज़ीद खून खराबे और मुल्की हालात को इंतशार से बचाया है, यानी कौमी सलामती और ख़ुद मुख्तारी के नाम पर चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने एक और मार्शल लॉ को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इस तहफ़्फ़ुज़ के सिर्फ 1 साल बाद 18 मार्च 1979 को एक फ़ैसला सुनाया जाता है।
ये फैसला तकरीबन सुबह 7 बजे सुनाया गया ताकि अदालत के बाहर लोगों का ज्यादा हजूम ना हो सके। इस फैसले में 5 लोगों को सजाए मौत सुनाते हुए कहा गया कि इन 5 लोगों की गर्दन उस वक्त तक फांसी घाट से ना उतारी जाए जब तक इनके सांस बंद ना हो जाएं। इन 5 अफराद में एक साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो थे। इस अदालती फैसले के बाद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी तो दे दी गई, मगर उनको फांसी की सजा सुनाने वाले जजेस बाद में कई बार ये इतराफ़ करते पाए गए कि उन्होंने ये फैसला प्रेशर में दिया था। मगर इतने बड़े जुर्म के बाद इतराफ़े जुर्म महज तारीख की रद्दी की टोकरी भरने के सिवा किसी काम नहीं आ सकता। 1979 के 20 साल बाद 1999 को परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में चौथा मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान करते हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नाफिज किया तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला यही था कि उन्हें आईनी तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा, यानी वो अपने मार्शल लॉ को कानूनी तौर पर कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। इस मामले पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान की सरबराही में अदालत ने न सिर्फ उन्हें आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया बल्कि फैसले में लिखा गया कि परवेज़ मुशर्रफ जब चाहें आईनी तरमीम कर सकते हैं, यानी परवेज़ मुशर्रफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहते और जो चाहते उसके मुताबिक बदल सकते थे। इसी चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान को रिटायरमेंट के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। इन्हीं इरशाद हसन खान की पिछले दिनों एक किताब इरशाद नामा शाया हुई है जो उनकी सवानहे हयात है। इस किताब में भी उन्होंने अपने इस गैर आइनी फैसले पर शर्मिंदा होने की बजाय अपनी मजबूरी बयान की है कि वो इसके सिवा क्या कर सकते थे। हमने अभी तक पाकिस्तान की अदालती तारीख को बयान करने के लिए जिन किताबों की मदद ली है उनमें मरूफ मुहक्किक अहमद सलीम की टूटती बनती असम्बलियाँ, मुजाहिद लाहौरी की अदलिया की आजमाइश, कयूम निज़ामी की जर्नैल और सियासतदान तारीख की अदालत में, अहमद सलीम की पाकिस्तान की सियासी तारीख और जस्टिस खुदा बख्श मरी की मार्शल लॉ, आइन और अदालतें शामिल हैं। नाजरीन, मेरे ख्याल में तारीख की काफ़ी बातें हो गईं। अब हम सीधा मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब आते हैं। काजी फायज़ ईसा से कबल उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा की बात कर ली जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। काजी मोहम्मद ईसा के बारे में कहा जाता है कि वो तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन थे और एक केस की समाअत के दौरान काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स देते हुए ये तासुर देने की कोशिश की कि उनके वालिद जनरल अयूब खान के मुखालिफ थे और इसी वजह से उनको सियासत भी छोड़ना पड़ी। ताहम नाजरीन, मेरे पास ये एक किताब मौजूद है जिसके मुसन्निफ रियाज अहमद चौधरी हैं। इन्होंने तहरीक पाकिस्तान के नाम से अपनी ज़िंदगी की यादों को कलमबंद किया है। इस किताब के एक बाब में पूरी तफसील के साथ उन लोगों का तज़किरा मिलता है जिन्होंने 1965 के सदारती इलेक्शन में अयूब खान की हमायत की और फातिमा जिन्ना की मुखालफत की। अब मैं आपको रियाज अहमद चौधरी के अल्फाज पढ़कर सुना देता हूँ। काजी मोहम्मद ईसा जस्टिस फैज़ ईसा के वालिद मुस्लिम लीग का बड़ा नाम भी उनके मुखालिफ थे और अयूब खान के हामी थे। उन्होंने क्वेटा में अयूब खान की इलेक्शन मुहिम चलाई, यानी काजी फैज़ ईसा के वालिद तब अयूब खान की इलेक्शन मुहिम चला रहे थे, मगर वो अब भी ये कहने पर बाज़िद हैं कि उनके वालिद अयूब खान के मुखालिफ थे। बिल्कुल इसी तर्ज पर काजी फायज़ ईसा ने आम लोगों में ये तासुर कायम किया है कि वो इस वक्त मौजूदा जजों में सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा को पहली शोहरत 2011 में उस वक्त मिली जब वो मेमो गेट स्कैंडल के अदालती तहकीकाती कमीशन के सरबराह मुकर्रर हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हुसैन हकानी पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने वहाँ एक ख़त लिखा है जिसमें पाकिस्तान में मुमकिना फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ जमहूरी हुकूमत के लिए अमरीकी इंतज़ामिया से मदद मांगी है। इस केस की फाइंडिंग्स में जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सारा मलबा उस वक्त के सफ़ीर हुसैन हकानी पर डाल दिया और रियासती इदारों को क्लीन चिट दे दी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में काजी फैज़ ईसा का नाम एक बार फिर मीडिया की जीनत बना जब उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजा गया। काजी फैज़ ईसा को एंटी इस्टेब्लिशमेंट सिंबल उस फैसले ने बनाया जो उन्होंने फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक के धरने पर दिया था,
मगर इस फैसले पर अमल दरामद न हो सका। काजी फैज ईसा के बाद के फैसलों को देखकर यही लगता है कि वो पाकिस्तान की रवायती अदालती तारीख को दोहरा रहे हैं, यानी अब भी हमारी अदालतें इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हैं। इसमें पहला फैसला इलेक्शन 2024 के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर्स के बारे में था। लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी से लिए जाएं, मगर जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपनी ही मातहत अदालत के फैसले को कालअदम करार दे दिया। यूं एक बार फिर रवायती तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी से लिए गए। ये इलेक्शन 2024 में धांधली का पहला कदम था, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल कमिश्नर रावलपिंडी की सूरत में सामने आ चुकी है। नाजरीन, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होना थे और जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ताहयात नाअहली इस्लामी असूलों के खिलाफ है, इसलिए ताहयात नाअहली को ख़त्म किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसकी सरबराही जस्टिस काजी फैज ईसा ही कर रहे थे। उन्होंने ये फैसला सुनाते हुए एक बड़ा मशहूर जुमला बोला कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। इलेक्शन 2024 में यह तौबा का दरवाज़ा मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन के लिए खुला, क्योंकि इससे कबल वो अदालती हुक्म पर इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल थे। नाजरीन, जस्टिस काजी फैज ईसा का इलेक्शन 2024 से कबल आखिरी मुतनाज़ा तरीन फैसला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंतखाबी सिंबल के बारे में था। उन्होंने इस फैसले में अपनी ही मातहत अदालत यानी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान न दिया। इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस फैसले की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इसके साथ साथ इस फैसले ने मौजूदा हालात में हॉर्स ट्रेडिंग की राह हमवार की, यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हमायत की बुनियाद पर जीतने वाले रुकन कौमी असम्बली अभी भी हैं तो आज़ाद उम्मीदवार, इसलिए इनकी खरीदो फरोख्त का तरीका आसान हो गया है। यूँ मजमूई तौर पर इलेक्शन 2024 के मुतालिक होने वाले वाक़यात ने जैसे आवाम में रियासती इदारों की नफरत को बढ़ाया है, इसी तरह अदालतें भी अपना वक़ार खो बैठी हैं। ये पहली बार हो रहा है कि लोग इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के साथ साथ अदालतों को भी मुल्की हालात की खराबी का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। जहां पिछले कुछ फैसलों से जस्टिस काजी फैज ईसा का एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना महज एक फरेब लगता है, वहीं ये नैरेटिव भी बिल्ट हुआ है कि पाकिस्तान के सियासी हालात को इस नहज तक पहुंचाने में बाकी इदारों के साथ साथ अदलिया भी बराबर की शरीक है। इस सारे अमल में काबिल गौर बात यह है कि इन फैसलों की वजह से आम आदमी भी अदलिया पर खुली तनकीद कर रहा है। यूँ कहा जा सकता है कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने फैसलों के ज़रिए पाकिस्तान की स्याह अदालती तारीख को रोशन करने की बजाय मज़ीद अंधेरों की जानिब धकेल दिया है। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।